मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ मैमोग्राफी के केसेस। और कोशिश मैंने ये की है कि मुख्तलिफ पैथोलॉजीज आपको मैं दिखाऊं इसके अंदर, ताकि ज़रा थोड़ी सी वैरायटी ऑफ केसेस भी आपको नज़र आए। तो स्टार्ट करने से पहले शुरू में कुछ हम ज़रा बेसिक टिप्स की बात करेंगे, जो कि क्योंकि हमारा हर डिपार्टमेंट में मेमो का उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इनफैक्ट कुछ सेंटर्स में तो मेमो होती भी नहीं। तो ये टिप्स वो हैं जो कि रूटीन में जो लोग मेमो रिपोर्ट करते हैं उनको तो आइडिया होगा इस चीज़ का, लेकिन बाकी लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं वो शायद इसके मामले में अवेयर ना हो। तो कुछ इनमें से चीज़ें जो हैं ये हमें बेनिफिट करेंगी। अ, जब भी पॉसिबल हो मेमो में आपने राइट और लेफ्ट साइड को कंपेयर करना है। अगर एक पेशेंट के दोनों ब्रेस्ट का स्कैन हुआ है तो आपने राइट और लेफ्ट को साथ साथ लगा के कंपेयर करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि कई दफ़ा लीजन जो है ना इज जस्ट अ फोकल एसिमेट्री बिटवीन दी टू ब्रेस्ट। आपको एक्चुअल कोई मैच नहीं नजर आता। अगर आप एक साइड के ब्रेस्ट को अकेला एनालाइज करेंगे तो आपको उसमें कोई फाइंडिंग नहीं पिक करेंगे। लेकिन जब आप दो साइड्स को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपको एक जगह नजर आएगी जिधर आप कहेंगे कि यार इस जगह पे थोड़ी सी नोटेबल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू ब्रेस्ट, तो इस जगह को इन्वेस्टिगेट करूँ मैं कि इधर क्या। उसी तरह जब आपके लिए पॉसिबल हो कंपेयर दी ओल्ड एंड न्यू मेमोग्राम। बाहर के मुल्कों में तो ईयरली स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो हर साल पेशेंट्स जो है जो एट रिस्क होते हैं वो मेमो करवाते हैं। तो उसमें आपके पास यूजुअली पिछले 2-3 साल 4 साल का रिकॉर्ड एटलीस्ट अवेलेबल होगा। उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर पहले कोई बिनाइन फाइंडिंग थी वो आपको अब हो सकता है आप नोट कर लें कि भाई अब इसमें कोई ऐसा चेंज आ गया जो कि ये सिग्निफिकेंट है और इस चीज़ को रिपोर्ट करना है। बाज़ दफ़ा लीजन की अपनी अपीयरेंस उतनी सजेस्टिव नहीं होती है, लेकिन लीजन का जो बिहेवियर चेंज होता है फ्रॉम प्रीवियस मेमो वो चीज़ आपको पॉइंट कर देती है कि यार ये लीजन जो है ना ये थोड़ी सी खतरनाक साइड पे जा रहा है। फिर हम जरा बात करते हैं बायराइड्स की। बायराइड्स में वैसे तो बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखा होता है, लेकिन इधर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से बायराइड्स को कर रहा हूँ एक्सप्लेन, जो कि आपकी क्या होनी चाहिए अप्रोच। बायराइड वन जो है वो नॉर्मल स्कैन है, यानी कि आपको कोई फाइंडिंग मिली ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है सारों के लिए। बायराइड्स टू नॉर्मल स्कैन जिसमें कोई बिनाइन फाइंडिंग थी और ये फाइंडिंग कंफर्म बेनाइन है और इसका कोई फॉलो अप नहीं चाहिए। लिहाजा अगर पेशेंट ने मेमो कराई है और उस पर ये फाइंडिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको फॉलो अप करना है। इस ये पेशेंट बाद में बेशक सारी जिंदगी मेमो ना कराए, अपार्ट फ्रॉम वो जो स्क्रीनिंग है जो कि एडवाइस की जाती है, लेकिन इस फाइंडिंग की बेसिस पे अगले किसी भी मेमो की जरूरत नहीं। चीज आती है जब बायरेट्स 3 स्टार्ट होती है। बायरेट्स 3 के अंदर जो आपकी थॉट प्रोसेस है ना वो होनी चाहिए कि ये फाइंडिंग ऐसी है जिसको मैं चाहूंगा बाद में देखना, लेकिन अभी नहीं लग रहा कि इसको बायोप्सी की जरूरत है। ये मैंने कंफर्म की थी क्योंकि बायरेट्स 3 में ना पॉसिबिलिटी ऑफ मेलिग्नेंसी इज नॉट जीरो, लेकिन इतनी हाई नहीं है कि आप कहें कि यार नहीं होनी सुई डालो इन्हों। आप कहते हैं कि इसको मैं फॉलो अप करूंगा और मैं देखूंगा फॉलो अप के बाद कि इस लीजन ने क्या चेंज शो किया। अगर तो ये लीजन स्टेबल रही है तो फिर तो ये बिनाइन है, और अगर ये लीजन अग्रेसिव फीचर्स शो करने लग गई है तो फिर ये अपग्रेड हो जाएगी इनटू बायराइड्स 4। बायराइड्स 4 जो है वो सिंपल है इस फाइंडिंग की वापसी कर कहानी कि कोई लीजन ऐसी आपको नजर आई है जिसके अंदर आपको ऐसे फीचर्स मिले हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर देर इज अ सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी कि ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा सकती है, और इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट करना जरूरी। बायराइड्स 5 है कि इसके अंदर मल्टीपल टिपिकल फीचर्स हैं मेलिग्नेंसी के, नॉट जस्ट वन बट मल्टीपल। सो मच सो कि अगर इसकी बायोप्सी नेगेटिव आई तो मैं ये पहले सस्पेक्ट करूंगा कि हो सकता है बायोप्सी गलत की हो, और ये कि मेरा मेमो ठीक है और बायोप्सी गलत है। इतनी ज्यादा सर्टेनिटी है मेलिग्नेंसी की कि आप कहते हैं कि नहीं यार ये बायोप्सी हो सकता है गलत हुई हो, इसको देखो क्या हुआ है, गड़बड़ क्या हुई है, बायोप्सी नेगेटिव क्यों आई। ठीक। और बायराइड 6 ऑब्वियसली जो बायोप्सी प्रूवन है। ये आपके जब जेन में आ जाए ना ये थॉट प्रोसेस कि इस तरीके से मैंने बायराइड्स को अप्रोच करना है, उसके बाद आपके लिए ना थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है कि इस ट्यूमर को मैंने किस कैटेगरी में रखा है। क्योंकि हम सारों की ना एक थोड़ी बहुत गट फीलिंग होती है कि यार ये चीज पे दिल तसल्ली नहीं हो रही कि इसको छोड़ दूं, उसको फॉलो अप करना है, लेकिन ऐसी नहीं लग रही कि मैं भी पेशेंट को वक्त डाल दूं कि नहीं जी सुई करवाओ सारा। वो आपको फिर पता चल जाएगा कि ये बायराइड फ्री में डालना है। ठीक। ये एक पेज है जो कि ACR बायराइड्स एटलस, उसकी ये एक समरी है, और इसका मैं ना PDF भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ये एक क्लास हुई थी जिसके अंदर उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ, और ये एक बड़ी कन्वीनियंट एक पेज के ऊपर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये आपको बताता है कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक टर्म्स हैं जो आपने अपनी रिपोर्ट में अगर यूज की तो ये स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं।
हर बंदा जो ये टर्म को पढ़ेगा उसको वही चीज समझ आएगी जो आपके जहन में आई जब आपने उस चीज को देखा। यानी कि अगर आपने किसी चीज को डिस्क्राइब किया, किसी कैल्सिफिकेशन को डिस्क्राइब किया यूजिंग दीज टर्म्स, तो अगले बंदे को कंफ्यूजन नहीं होगी इमेज देखने के बाद बताने में कि आप किस कैल्सिफिकेशन की बात करें, क्योंकि उसको वही चीज नजर आएगी जो आपने डिस्क्राइब की है। ये स्टैंडर्डाइज टर्म्स हैं और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन्हीं टर्म्स के अलॉन्ग मेमो की रिपोर्टिंग करें। ठीक। अब जो इसमें मेमो वाला पोर्शन है मैं उसको जरा बड़े साइज का दिखा रहा हूँ, वरना इसके अंदर एमआरआई और अल्ट्रासाउंड का भी था। पहली चीज है ब्रेस्ट कॉम्पोजिशन। ब्रेस्ट कॉम्पोजिशन में ये 4 टाइप्स हैं जिसको टाइप ए बी सी और डी कहते हैं। इसमें 1 2 3 4 ना लिखिएगा क्योंकि वो अगले को हो सकता है कंफ्यूजन हो कि आप बायराइड्स की बात कर रहे हैं। ये है ब्रेस्ट की टाइप कि पैरेन्काइमा कैसा है। ए है जी ऑलमोस्ट एंटायरली फैटी, बी में स्कैटर्ड ग्लैंडुलर टिश्यू, सी में हेटेरोजेनसली डेंस और डी में एक्सट्रीमली डेंस। सी और डी में प्रॉब्लम यह कि आपकी फाइंडिंग्स छुप सकती है। इस ये चीज जब आप शुरू में लेवल कर देंगे ना अपनी रिपोर्ट के, तो अगले पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि आपकी जो मेमो की लिमिटेशंस है वो क्या है। जिस तरह हम एक्सरे की रिपोर्ट में बार बार लिख देते हैं ना कि एक्सरे इज रोटेटेड या पुअर इंस्पिरेटरी एफर्ट, वो अगले को ये शो कर रहा होता है कि इसके अंदर अगर आपको कोई फाइंडिंग नहीं मिली तो हो सकता है वो फाइंडिंग छुप गई हो क्योंकि आपकी जो एक्सरे की क्वालिटी थी वो ऑप्टिमल नहीं थी। इसी तरह मेमो के अंदर भी अगर ब्रेस्ट पैरेन्काइमा इस तरह का है कि जो डेंस है वो फाइंडिंग्स को ऑब्सक्योर कर रहा है, तो हो सकता है कोई छोटा मैस हो जो कि आपको ना नजर आए जस्ट बिकॉज ऑफ दी डेंस पैरेन्काइमा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्लेमर सा आ जाता है आपके पास कि भाई इसमें इस स्टडी में ये लिमिटेशन है। फिर जब मैसेज की बात आती है तो 3 मेन चीजें हमने मैथ के बारे में डिस्क्राइब करनी होती है, उसकी शेप, उसकी मार्जिन और उसकी डेंसिटी। शेप में इरेगुलर शेप मलिग्नेंसी की तरफ ज्यादा पॉइंट करेगी, ओवल राउंड जो है वो ज्यादा बिनाइन की तरफ है। इसी तरह मार्जिन में भी ये जो जो ऊपर वाली चीजें हैं ये ज्यादा बिनाइन की तरफ जा रही हैं और नीचे वाली जो है मोस्ट केसेस में वो जरा जाती हैं मलिग्नेंट की तरफ। डेंसिटी में भी हाई डेंसिटी इक्वल लोअर फैट कंटेनिंग, ये सारी चीजों से आप मैथ को रीजनेबली डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर कैल्सिफिकेशन की बात आती है, जो टिपिकल बिनाइन लुकिंग कैल्सिफिकेशन होती है जिस तरह वैस्कुलर हो गई, राउंड हो गई, पॉपकॉर्न लाइक हो गई। फिर आगे सस्पिशियस वाली आती है जिस तरह प्लियोमॉर्फिक हो गई या अमॉर्फस हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है कि कैल्सिफिकेशन स्प्रेड किस तरह हुई हुई है, एक जगह पे हैं या पूरे ब्रेस्ट में स्प्रेड आउट हुई हुई है या एक सेगमेंट में है या एक लाइन में चल रही है। ये सारे फीचर्स जब आप डिस्क्राइब करेंगे ना, इस चार्ट का एक ये फायदा है कि आप जब भी कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ये चार्ट भी है, ये आपकी चेक लिस्ट भी है कि ये चीज मैंने इस चीज की डिस्क्राइब कर दी है कि नहीं। अगर मैंने कैल्सिफिकेशन को लिखी है तो क्या मैंने बताया कि कैल्सिफिकेशन किस टाइप की है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अगर मैंने सिर्फ टाइप लिखी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखी, तो ये मेरी रिपोर्ट में एक डेफिशिएंसी है जो मैंने कवर करनी है। और फाइनली एसिमेट्रीज आ गई, बाज दफा मैच नहीं नजर आया, सिर्फ एसिमेट्री नजर आई है। उसके ऊपर आपने कमेंट कर दिया कि यहाँ पे ये एसिमेट्री है। अगर इस पेशेंट की कोई प्रीवियस सर्जरी ऑफ हिस्ट्री की सर्जरी कोई सर्जरी की हिस्ट्री है तो वो हो सकता है ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो, या इधर कोई चीज़ है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो रही है। फिर एसोसिएटेड फीचर्स में आ गया स्किन रिट्रैक्शन, निपल रिट्रैक्शन और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इसी तरह। और फाइनली ये लीजन किधर लोकेटेड है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, कौन से क्लॉक पे, कितनी डेप्थ है, डिस्टेंस फ्रॉम निपल वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को हमने जहन में रखना है जब हम केसेस डिस्कस करेंगे। अब मुझे काइंडली बताएं कि ये वाला केस कौन अटेम्प्ट करेगा। जी डॉक्टर मरियम। जी सर। I'm provided with the mammogram, craniocaudal and mediolateral oblique view of mammogram. Here, and this is type A ACR breast. Here there is fatty tissue is predominant, and I can appreciate there is ill-defined speculated high-density lesion that is noted within the mid of the breast, that is in the retroareolar region. This is away from the nipple, and for the microcalcification, I would use magnified glass to see the underlying microcalcification. This image I cannot appreciate well, and there is a subtle skin edema is appreciated on the craniocaudal view. However, on the ambular view, I cannot appreciate that edema, and there is no significant axillary lymphadenopathy. Slight nipple retraction is also appreciated on the both views, and however there is no architectural distortion, and rest of the study is unremarkable. So my diagnosis is a birate category 4C lesion. I would refer this patient for the
histopathology, ultrasound and guided biopsy, and I will also suggest patient for the CT chest abdomen to the staging of the disease process and bone scan to see the any bony mass. वेरी गुड मैडम, ये भी मेरे पास इमेजेस का पड़ा हुआ है, आप इस पे भी अगर कमेंट करना चाहें तो। This is the spot image of the high frequency grayscale ultrasound of the breast. Here I can appreciate an ill-defined hypoechoic lesion that's vertical size is more than the transverse diameter, and this is irregular, have posterior acoustic shadowing, and I cannot appreciate any calcification within the lesion. No evidence of मतलब इसमें मुझे कोई collection नहीं मिल रही. So this is malignant looking lesion because of its irregular इसकी shape है, उसका vertical diameter ज़्यादा है, उसकी posterior acoustic shadowing है. So if I will confirm, this is a confirmation of my diagnosis that I have given on the mammography. ठीक, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा मैडम, आपने केस प्रेजेंट किया, आपकी जो टर्मिनोलॉजीज थी वो एक्यूरेट थी और आपने रैप अप अच्छा कर दिया, यानी कि विद इन 1 मिनट 45 सेकंड्स आपने इसको कैटेगराइज करके क्लोज कर दिया हुआ था कि ये बायराइड्स 4C है। तो बिल्कुल ठीक, जिस तरह आपने कहा कि टाइप ए पैरेन्काइमा इसका मोस्टली फैटी है, इरेगुलरली शेप्ड डेंस मास है और इसकी स्पेकुलेटेड मार्जिन्स हैं। अब इसके अंदर आप ये नोट करें कि एक तो इसकी इरेगुलर शेप आ गई, दूसरी इसकी स्पेकुलेटेड मार्जिन्स आ गई, कोई कैल्सिफिकेशन इसमें इतनी खास नहीं नजर आई। और ये एक चीज जो आपने कहा ना कि पैरेन्काइमल डिस्टॉर्शन, अब आप अगर नोट करें, ये मैं इधर से जरा जूम करता हूँ, ये वाला एरिया आप देख रही हैं, ये एरिया जो है जी सर, और ये एरिया, इस जगह के ऊपर आप कह लें जरा धागों की मिकदार बढ़ नहीं गई बाकी ब्रेस्ट के मुकाबले में। इस एरिया को थोड़ा सा कंपेयर करें तो आपको लगता है जैसे इधर स्ट्रैंड से बने हुए हैं, तो ये थोड़ी बहुत आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन कर रहा है। दूसरा फिर आप नोट करें कि यहाँ से ये स्ट्रैंड जा रहे हैं स्किन तक और थोड़ी बहुत निपल रिट्रैक्शन भी इसने की हुई है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारे पास आ गए मल्टीपल फीचर्स दैट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैलिग्नेंसी। निपल रिट्रैक्शन इसके अंदर हुई है और उसकी वजह से जो उन्होंने लेबल किया हुआ था, जहाँ से मैंने इमेज पकड़ा, उन्होंने इसको बायराइड्स 5 किया था कि दे वर एक्सट्रीमली सर्टन कि ये मैलिग्नेंसी है। आपने अगर 4C किया तो इट इज क्लोज इनफ। मेरे ख्याल में कोई एग्जामिनर आपको इस चीज के ऊपर नहीं करेगा कि भाई आपने 5 क्यों नहीं किया, 4C इज आल्सो एक्सेप्टेबल, क्योंकि दोनों केसेस में इसकी बायोप्सी होनी ही होनी। थैंक यू। और जो अल्ट्रासाउंड की थी डिस्क्रिप्शन, वो भी आपकी बिल्कुल अच्छी और टू द पॉइंट थी कि इल डिफाइंड हाइपोएकोइक मास है विच इज टॉलर देन वाइड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके इरेगुलर मार्जिन हैं। तो ये अगेन जो है सारे फीचर्स इसके मैलिग्नेंसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो कोर बायोप्सी जब इसकी हुई तो ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सर। नदीम अगला, नहीं भाई अगला कर दें। ओके 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 अब्दुल्ला भाई। डॉक्टर फातिमा वहाब मैडम, ये आप केस ले लें। जी जी सर। I am provided with the MLO view and CC view of the right breast, in which of heterogeneously dense type C ACR breast, in which I can appreciate there are multiple branching and rod-like calcification are noted in the upper and outer quadrant of the breast. However, I cannot identify any mass lesion on the MLO and CC view. And the skin, there is no skin thickening, there is no ripple retraction is noted, and there is no axillary lymphadenopathy. So based on the imaging finding, most likely I am thinking in the line of plasma cell mastitis or any other vascular calcifications. So BI-RAD type 2 lesion. Further, I will also ask if ultrasound findings are available. मैडम इसमें मेरे पास मैग्नीफाइड व्यूज हैं, वो आप चाहेंगी देखना? जी मैडम, मैग्नीफाइड व्यूज दिखाऊं मैं आपको इसके? जी जी सर। The magnified view of the
I can appreciate there are multiple clustered microcalcification. अगर मैडम इनको And, जूम करना हो तो मुझे काइंडली बताएं, मैं आपको जूम भी ये कर दूं। नहीं सर, आ रही है नजर। I can appreciate there are clustered type of calcification, and the outer inner and lower inner quadrant. So based on these imaging finding, as these are multiple clustered group calcification, it may be however I cannot identify any malignant type of calcification on the zoomed images. ठीक मैडम, तो फाइनल में क्या बनाया आपने? सर ये कुछ कंफ्यूजिंग सा हो गया है, जो वो व्यूज देखे थे उसके अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन है, लेकिन ये जो मैग्नीफाइड व्यू है ये इसके हिसाब से तो सर ये आपको ओरिजिनल व्यू पे नजर आई थी मैडम? इधर ये लीजन नजर आ रही है आपको? मल्टीपल क्लस्टर्ड हैं और जी सर। ठीक, तो बायरेट्स कैटेगरी क्या रखी है आपने इसकी? मैडम इसकी कैटेगरी आपने क्या रखी फिर फाइनल? सर बायरेट कैटेगरी टाइप 3। टाइप 3? जी सर, यानी कि आप चाहेंगे इसको फॉलो अप करना? जी सर। आप यानी कि ये कह रही हैं कि इस लीजन को आप फॉलो अप करना चाहेंगी? जी सर। ठीक, ठीक है मैडम, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी दी थी। जो पहले वाली कैल्सिफिकेशन जो आप बता रही थी वो वाकई वैस्कुलर कैल्सिफिकेशंस हैं। अब इधर हम देखते हैं कि ये, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, ये इंशाल्लाह मैं प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ ना ग्रुप में। तो हर प्रेजेंटेशन के अंदर ना नीचे या कहीं साइड के ऊपर ये लिखा होगा, ये जिसका रेफरेंस, और दूसरा आगे ना ये एक नंबर लिखा हुआ है RID के आगे। ये नंबर आप रेडियोपीडिया की सर्च में जब डालेंगे ना तो आपको ये केस उधर से मिल जाएगा। तो आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, उसके कोई एडिशनल इमेजेस है वो देख सकते हैं, जो उन्होंने रिपोर्ट लिखी है वो क्या थी वो आप देख सकते हैं सारा। ठीक, इसके अंदर स्कैटर्ड फाइब्रोग्लैंडुलर टिश्यू था ब्रेस्ट में, टाइप B। आपने इसको टाइप C कहा था। थोड़ी सी उसमें सब्जेक्टिव एलिमेंट आया था, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसा हेट्रोजेनस एरिया नहीं लग रहा है जिधर मैं कहूँ कि नहीं यार इस जगह पे फाइंडिंग्स मेरी मिस हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये इतना है कि ये A नहीं है और इतना ज्यादा भी नहीं है कि मैं इसको C में डालूं, तो ये समवेयर इन बिटवीन, तो इसको टाइप B इसलिए बनाया गया। फिर इसके अंदर कोई मैस नहीं हमें नजर आया। ठीक, ये चीज हम मेंशन कर दें, ये मेरे ख्याल में आपने जिक्र किया था कि कोई आपको मैस नहीं नजर आ रहा। उसके बाद ग्रुप ऑफ कैल्सिफिकेशंस है इन दी लोअर इनर क्वाड्रेंट। अब इन कैल्सिफिकेशंस का आपने बताया कि ये ग्रुप्ड है। मैंने आपको एक ऑफर की थी जूम करने की, जो आपने कहा कि नहीं इट्स ओके, वो उसकी एक वजह थी करने की कि इन कैल्सिफिकेशंस की राउंड शेप है और ल्यूसेंट सेंटर्स हैं, वो इधर नहीं नजर आ रहा। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं ना, अब आपको ये राउंड शेप और ल्यूसेंट सेंटर नजर आ रहा है इसका? जी सर, अब नजर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप कहें तो मैं इसको जूम कर दूं। उसके पीछे रीजनिंग यही थी कि ये लूसेंट सेंटर है, राउंड शेप है इसकी, ये सारे फीचर्स हैं बेनाइन के। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि ये है CC व्यू और ये MLO व्यू है, और इस लीजन की रफली वही शेप है दोनों पे, बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है इन दोनों के ऊपर। ठीक है ना, ये चीज नोट करें कि इधर इसकी जो शेप है और इधर इसकी शेप में भी हल्की सी रोटेट हो गई है, उससे ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये कैल्सिफिकेशंस एक दूसरे के इतने करीब हैं कि आपने डिस्पाइट चेंजिंग द बीम टू 90 डिग्रीज फिर भी उस चीज की शेप में कोई खातिर खा फर्क नहीं पड़ा। और ये चीज इंडिकेट करती है कि ये जो कैल्सिफिकेशंस हैं ये स्किन के ऊपर हैं, ये ब्रेस्ट के अंदर डीप नहीं पड़ी। तो वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन जो आपने की थी वो भी एक बिनाइन फाइंडिंग इसमें थी। तो ये जो कैल्सिफिकेशन है दे मेंटेन द सेम रिलेशनशिप विद ईच अदर ऑन डिफरेंट व्यूज, दिस इज कॉल्ड टैटू साइन। ये स्किन के ऊपर पड़ी हुई है, लिहाजा एक दूसरे के इतने करीब है कि आपकी बीम का एंगल चेंज होने के बावजूद इन कैल्सिफिकेशंस की ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। तो ये बायरेट्स 2 है। सर इसमें टैटू साइन फिर क्यों कहा इसे? टैटू साइन इस कंडीशन का नाम है जिसके अंदर
एंगल चेंज करने के बावजूद ये कैल्सिफिकेशन जो है ये वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि जो टैटूज होते हैं ना स्किन के ऊपर, उनमें भी बाज दफा हैवी मेटल्स और इस तरह की चीजें यूज की हुई होती हैं और वो भी एक्सरे के ऊपर ओपेक नजर आते हैं। तो ये जो है ये जरूरी नहीं कि टैटू की वजह से ही हो, लेकिन ये चीज जो है इसके नाम टैटू साइन इसलिए दिया हुआ है कि टैटूज में भी ये फीचर नजर आता है। ओके सर, थैंक यू। तो ये बिनाइन है, इसके अंदर कोई फॉलोअप की हमें जरूरत नहीं है, ये बायराड्स 2 का बनेगा केस। और ये डर्मल कैल्सिफिकेशंस which will remain maintain the same overall shape and arrangement to each other on different views, this is the tattoo sign। अगर आपको शक पड़ रहा हो ना फिर भी आप ओब्लीक व्यूज ले लें, कोई और यानी कि ये तो हम लेते हैं ना एमएल और सीसी, आप टेंजेंशियल या ओब्लीक व्यूज लें। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि टोमोग्राम भी आप कर सकते हैं, उन सारों के अंदर आपको यही चीज नजर आएगी कि ये लीजन्स अपनी ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर। तो ये कंप्लीटली बिनाइन फाइंडिंग है। और टैटू भी ये कॉज कर सकता है बाज जगहों के ऊपर, अगर कोई स्किन इन्फेक्शन हुई हो, कोई फॉलिकुलाइटिस वगैरह हुआ हो और वो हील कर गया बाद में, उधर थोड़ी बहुत डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो गई तो वो इस तरह की नजर आ सकती है। ठीक सर, अगला बताएं जी। ओके सर, डॉक्टर वकार। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ये केस ले लें सर। जी सर, I'm provided with the mammogram, craniocaudal and MLO views, in which I can appreciate that it is type A breast, in which there is a high density, well-defined lesion situated in a retroareolar position in the mid 1/3 of the breast. A few areas of irregularity are also noted. A few specks of microcalcifications are noted with the surrounding architectural distortion. However, there is also mild skin thickening and nipple retraction. A few axillary lymph nodes also noted. Based on imaging findings, it is likely some benign lesion. Next, I would like to correlate with the ultrasound examination of the patient. Sir, कोई ultrasound image I'm provided with the grayscale image of patient breast lesion transverse and longitudinal view, in which I can appreciate an anechoic lesion with a few internal debris and septi. The lesion is wider than taller with the posterior acoustic enhancement. A mild lobulation also noted. Based on imaging finding, it is likely a complex cyst of the breast. Next, I would like to have aspiration of the cyst and cytology. सर इसको कैटेगराइज किसमें किया आपने? Sorry, BI-RAD, sir, BI-RAD category 2. अच्छा, अब इधर थोड़ा सा इशू ये आ गया कि आपने कहा कि आपने इसकी एफएनएसी करनी है, लेकिन बायराड्स का तो हमने कहा कि इसका तो हमने दोबारा मेमो भी नहीं करनी होती। एफएनएसी तो इन्वेसिव प्रोसीजर, तो एफएनएसी क्यों कर रहे हैं अगर हमने ये बिनाइन फाइंडिंग है तो? सर एफएनएसी नहीं, वैसे एस्पिरेशन सर, अगर मतलब पेशेंट के लिए अगर डिस्कम्फर्ट है या सिम्टोमेटिक है तो। शाबाश, वेरी वेरी गुड आंसर। ये एक वजह एस्पिरेशन की ये भी हो सकती है कि पेशेंट के हमने सिम्टम्स रिलीव कर। अगर इस पेशेंट को उस तरह सिम्टम्स नहीं है फिर आप इसका क्या करेंगे इस चीज? सर फिर एंटीबायोटिक्स पे सर इसको रख के तो वो फॉलो पे देखेंगे। अगेन आप अगर फॉलो अप कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपने इसको 2 में तो ना रखा फिर।
2 का तो फॉलोअप नहीं होता, फॉलोअप किसका होता है? सर फॉलोअप जो है वो सर 3 से सर स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल ठीक। और आपने कहा कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, यही जी वर्ड सर, यूज किया था सिंपल ना आपने, सिस्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल नहीं है। जी कॉम्प्लेक्स जी की जी क्या सर, वजह, जी आपने सर। कॉम्प्लेक्स क्यों कहा इसको? सर इंटरनल डेब्री थोड़ी सी अंदर है और सेप्टी, सस्पिशियस सेप्टी सर लग रही है और लोबुलेटेड मार्जिन हैं इसके। सर सिंपल सिस्ट शुड अच्छा, बी वेल लोबुलेटेड डिफाइंड मार्जिन और जो है, जी सर। जी जी बताएं। सर मैं वही बताने लगा था कि सिंपल सिस्ट शुड बी वेल डिफाइंड, उसमें कोई सेप्टी, कोई इंटरनल डेब्री नहीं होनी चाहिए और पोस्टीरियर क्लियर एकूस्टिक एनहांसमेंट उसमें आनी चाहिए। ठीक, इसके अंदर इंटरनल डेब्री तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि ये इस जगह पे शायद थोड़े से नजर आ रहे हो। सेप्टेशंस आप किसको कह रहे हैं? क्योंकि सेप्टेशंस जो है वो तो क्रॉस करनी चाहिए ना एक एंड से दूसरे एंड तक। सर मैं मार्क एक सेकंड करता हूँ, जो मुझे सर लग रहा था, मे बी जी सर जी, ना हो। हाँ बताएं। सर एक ये चीज का सर डाउट हो रहा था और सर एक ये हाँ, चीज इसकी ये सर। गुड 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 गुड। अच्छा, अब मैं ना आजकल ये वो बैच खत्म हुआ है जिनको डॉक्टर्स को मैं पढ़ा रहा था अल्ट्रासाउंड, ये जो जी आपने चीज पहली मार्क की है ना, इस आर्टिफैक्ट का एक खास नाम होता है। ये आर्टिफैक्ट है, ये सेप्टम नहीं है। आप नोट ठीक करेंगे है। इस ये आगे जाके बिल्कुल थिन होता जा रहा है और उससे आगे तो ये नजर ही नहीं आ रहा। अगर ये सेप्टम इस जी जगह सर। पे इस पोजीशन में पड़ा हो तो इसने डेफिनेटली दूसरी वॉल तक तो अटैच होना है ना, वरना तो ये फ्लोटिंग मेम्ब्रेन होगा और ये नीचे बैठ जाएगा। जी सर। तो जो दूसरा चीज आपने की है ये वाली, ये मे बी अगेन इसको सेप्टम मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये इस जगह पे अब्रप्टली खत्म हो गया। ये मैं मान सकता था अगर आप कहते कि ये मे बी कोई म्यूरल नोड्यूल हो गया, इस टाइप की कोई चीज हो, लेकिन म्यूरल आप नोट नोड्यूल, करें कि ये एग्जैक्टली सर, प्रॉब्ली म्यूरल नोड्यूल टाइप। ये प्रॉब्ली ये वाली चीज है जो दूसरे व्यू में इधर नजर आ रही है। ये पॉसिबल है कि ये इसकी लोबुलेटेड जी अपीयरेंस सर। की वजह से ये नॉर्मल टिश्यू है जो कि इधर नजर आ रहा हो, लेकिन अगेन आप इसको म्यूरल नोड्यूल कहें तो मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। दिस डेफिनेटली रिक्वायर्स कंफर्मेशन। तो ठीक है, आपने इसको कम्प्लेक्स सिस्ट का, ये जी सर। कम्प्लेक्स सिस्ट ही है मेरे हिसाब से। और आपने जी कैटेगरी एंड में फिर फाइनल क्या बनाई इसकी? सर कैटेगरी सर 2 ही बनेगी, बाय रेट 2। क्योंकि आपने फॉलो अप का कहा ना इसका। सर लेकिन सर सर अगर फॉलो अप है तो फिर सर 3 में आएगा, अदरवाइज तो। हाँ, यस यस। लेकिन अब एक और जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना हमारे इस फाइनल कैटेगरी में, वो ये है कि हमने लफ्ज यूज किया कम्प्लेक्स सिस्ट, हमने सिंपल सिस्ट नहीं कहा। कम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो सिंपल 3 नहीं से रखा। आगे की फाइंडिंग है। अभी ये एक हम और टर्म होती है कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट। जो इनकी है ना सिंपल सिस्ट होती है, उससे जरा ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती है, और उससे ज्यादा एडवांस हो जाए तो कम्प्लेक्स सिस्ट बनती है। जो आपने इसको एक्यूरेटली लेबल किया, ये कम्प्लेक्स सिस्ट ही है। तो मैं मेरे ख्याल में फिर जी आगे वो सर। आपको बताऊं जो आपने किया। आपने मैस बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, लार्ज मैस है, रेट्रो एरियोलर रीजन में है, थोड़ा बहुत इधर लग रहा है जैसे एलिमेंट है रिट्रैक्शन का, लेकिन ना बाज दफा वो कंप्रेशन की वजह से भी इस तरह की अपीयरेंस आ सकती है। आइडियली जो सीसी व्यू है ना, उसके अंदर निपल प्रोफाइल में होना चाहिए। कुछ टेक्निक का भी बाज दफा एरर हो जाता है, अगर आपने एंगुलेट किया हुआ पेशेंट को ज्यादा तो वो निपल प्रोफाइल में नहीं नजर आता। खैर, जो इसकी पैरेन्काइम है ये है हेट्रोजिनसली डेंस। आप ये देखें कि इस जगह के ऊपर एक पैच है ग्लैंडुलर टिश्यू का, इस जगह पे भी पैच आ रहा है ग्लैंडुलर टिश्यू का, और अगेन इस जगह पे पैच है ग्लैंडुलर टिश्यू का, बाकी ब्रेस्ट में नहीं है। ये वाली जगह ऐसी है जिधर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कोई फाइंडिंग मिस हो जाए, छोटी मोटी अगर पड़ी हो, तो इसलिए इसको टाइप सी के अंदर डाला है। फिर लार्ज ओवल डेंस मैस, वेरी वेल सेड। पार्शली ऑब्सक्योर्ड मार्जिन है इसके, इस जगह पे हम डिलीनिएट नहीं कर सकते इसके मार्जिन, लेकिन इस जगह के ऊपर क्लियर नजर आ रहे हैं। और स्लाइटली लॉबुलेटेड अपीयरेंस है, यहाँ पे ये पूरा राउंड होने की बजाय ये एक लॉब्यूल सा इसका निकला हुआ है। फ्यू राउंड कैल्सिफिक फोका है, वो इनसिग्निफिकेंट है इसके अंदर, और ये बायराइड्स 3 के अंदर फॉल करता है। अब मैमो के ऊपर तो ये बायराइड्स 3 बन गया। जहां आप आते हैं ना अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड में ये थिक वॉल्ड सिस्ट है, आपने नोट किया इसकी वॉल डेफिनेटली 3 मिलीमीटर से ज्यादा है। जो सिंपल सिस्ट है जी सर, और जो एग्जैक्ट। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है उनकी वॉल्स थिन होती हैं। इस सिस्ट के केस में ये थिक वॉल है और कोई इसमें सॉलिड कंपोनेंट नहीं था। अगेन ये चीज अगर आप कहते हैं सॉलिड कंपोनेंट तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, हो सकता है सॉलिड कंपोनेंट ही हो। ये उनकी फाइंडिंग थी अल्ट्रासाउंड के ऊपर, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में इस वजह से हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इमेज है ना, जो एक्चुअल पेशेंट भी जब हम कर रहे होंगे तो हम उसको जरा मुख्तलिफ व्यू से देख के डिटरमिन कर सकते हैं कि सॉलिड कंपोनेंट है या नहीं। और फिर एक और चीज जो हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट देती है कि हम डॉपलर की मदद से भी डिटरमिन कर सकते हैं अगर इस चीज में फ्लो आ रहा है तो फिर ये डेफिनेटली सॉलिड कंपोनेंट है। अगर इसमें एग्जैक्टली। फ्लो नहीं आ रहा
तो मे बी कंपोनेंट हो, मे बी ना हो, लेकिन अगर फ्लो आ रहा है तो हमारा वो चीज़ सिक्योर हो जाती है कि भाई ये सॉलिड कंपोनेंट है, ये डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो खैर इसकी तो वॉल ही थिक है ना, तो ये तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आ गया। उसकी बेसिस पे ये 3 से एक लेवल आगे चला गया और ये 4A बन गया। ये सारी ना मैंने देखी है रेडियोपीडिया पे, जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी हुई है कि 3 में कौन सा डालना है और 4 में कौन सा डालना है। तो 3 के अंदर जो सिस्ट है ना, वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट तो आ सकती है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो 4 की फाइंडिंग बन जाती है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आप मेमो सिर्फ देख रहे होते तो आपने इसको 3 ही रखना था कि भाई इसका मैंने फॉलो अप करना है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो ये वॉल की थिकनेस बढ़ गई है और जो इस जगह पे प्लस माइनस डाउट है उसका, वो चीज जो है वो हमें एक लेवल जंप करके 4 की तरफ ले जाती है। 4 के अंदर फिर मैंने ए इसलिए रखा है क्योंकि ये बेयरली 3 से अपग्रेड होके 4 में आई है, तो इसका जो लाइकली टारगेट है वो ए ही बनेगा, बी और सी नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे ना, ये चीज कि ये सेप्टम लग रहा है, इसके लिए एक टर्म होती है साइड लोब आर्टिफैक्ट। वो आप देख लीजिएगा क्योंकि वरना आप डिटेल में गए तो वो जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना इमेजेस के बगैर ना। ये साइड लोब आर्टिफैक्ट है और ये आप देख लीजिएगा कि अल्ट्रासाउंड में क्यों बनता है। जो रफ उसकी समरी है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड की बीम जो इधर से जा रही होती है ना, उस बीम के अलावा कुछ साइड बीम्स जनरेट होती हैं जो प्रोब जिसके बारे में अवेयर नहीं होता। वो साइड बीम इधर किसी चीज को हिट करेगी और वापस प्रोब तक आएगी और प्रोब समझेगा कि वो मेन बीम के पास में आ रही है। तो इधर कोई ब्राइट चीज पड़ी होगी जिसका आपको इधर एको नजर आने लग जाएगा ये करता हुआ। ये नॉर्मली एकोज आपको ब्लैडर में बड़ा नजर आते हैं और यूट्रस जब आप लॉन्गिट्यूडनल में देख रहे हो ना, जिसके अंदर एंडोमीट्रियम आपने देखनी है और आप इस तरह की एक लाइन ढूंढ रहे हो, वो कई दफा आपको इस तरह की फॉल्स लाइंस नजर आने लग जाती हैं। ये साइड लोब आर्टिफैक्ट होता है, ये आप एक दफा देख लीजिएगा अल्ट्रासाउंड। अदर देन दैट आपकी डिस्क्रिप्शन माशाल्लाह अच्छी थी, गुड। इस पेशेंट की फिर एफएनए की सर एक उन्होंने क्विक जी जी सर जी जी सर कंप्लीट कर लें, मेरा फिर एक क्वेश्चन है सर। ठीक ठीक। इसकी एफएनए उन्होंने की सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए और इसको उन्होंने फिर फॉलो अप एडवाइस किया। तो हम जो सिस्ट की बात कर रहे थे ना, एक सिंपल, एक कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सिस्ट क्या है? थिन वॉल सिस्ट विद क्लियर फ्लूइड एंड नो सेप्टेशंस, जो हमें टिपिकल किडनी की सिस्ट नजर आएगी, ये बिल्कुल वो चीज होती है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है थिन वॉल्ड विद इंटरनल डेबरी या फ्लूइड लेवल। तो इससे जो अगली है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, इसमें कोई से भी फॉलोइंग फीचर्स हो तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट बन जाती है। थिक वॉल्स या सेप्टेशंस हो, म्यूरल नोड्यूल हो, मिक्स सिस्टिक सॉलिड अपीयरेंस हो, डॉपलर पे आपको वैस्कुलैरिटी नजर आ जाए, इररेगुलर या पोरली डिफाइंड मार्जिन हो, तो इन चीजों के बाद ना हम उसको कॉम्प्लेक्स सिस्ट लेबल कर देते हैं। जी, आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने जो है ब्रेस्ट डेंसिटी का ग्रेड गलत किया है, मतलब ये आपने कहा सी है, मैंने ए बनाया था, तो सर काफी टीचर्स कहते हैं कि आप ये बोलो ही ना, ये ग्रेड इस कैटेगरी को ना डिफाइन करो एग्जाम में, तो सर ना उसको मतलब टच करे बंदा। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं मेमो की बजाय मैं आपको वाइवा की एक टिप देने लगा हूँ। वाइवा के अंदर आपका जो एग्जामिनर कहता है ना वो चलता है। आपने वाइवे से पहले जिससे कोई क्लास ली है पढ़ाने वाली, वो जो कहता है वो उस वक्त चलेगा जब वो बंदा आपका वाइवा ले रहा होगा। आपको कई लोग चीजें बताएंगे एग्जाम के अंदर कि आपने ये ऐसे करना और वैसे करना है, और उधर आप जाके जब करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा को हेलो भाई किथे, मतलब आपको एक टीचर कहेगा कि आपने, आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं कि काइंडली टेल मी द हिस्ट्री ऑफ दिस पेशेंट। आप एग्जामिनर के सामने जाके पूछते हैं काइंडली टेल मी द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, कहेगा बेटे एग्जाम मैं आपका ले रहा हूँ या आप मेरा ले रहे हो। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है बिटवीन एग्जामिनर्स और हर एक का अपना एक तरीका करने का। और इनफैक्ट जो शुरू के एक आध केसेस होते हैं ना आपके वाइवे में, आपने उन केसेस में एग्जामिनर को स्टडी करना है कि ये एग्जामिनर किस किस्म का एग्जामिनर है, इसको क्या चीज़ पसंद है क्या चीज़ नहीं पसंद। और आपने अपने पहले एक आध केसेस जो है ना, अनफॉर्चुनेटली पहले यूजुअली एक आध केसेस जो होते हैं ना वो आसान लगे होते हैं, जिसके अंदर आप केस का जवाब भी प्रॉपरली दे सकते हैं और आप थोड़ा बहुत एग्जामिनर को फील भी कर सकते हैं कि ये एग्जामिनर किस किस्म की चीज़ें पसंद करता है। तो आपको अगर एक बंदा कह रहा है कि ये टाइप सी है और ये आपने जिक्र करना है इसका कि भाई इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये पता चल रहा है कि आप बायराइड्स की रिपोर्टिंग आप रूटीन में करते हैं, जब जिसकी वजह से आपने ये चीज़ लेबल की। हो सकता है ऐसा एग्जामिनर हो जिसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि हाँ भाई स्टैंडर्ड मैं भी मेमो की इस तरह रिपोर्टिंग करता हूँ और इसने उसी तरीके से शुरू किया, इसका मतलब है कि इसको प्रैक्टिस है मेमो करने। दूसरा एग्जामिनर होगा कहेगा कि नहीं टाइप सी तूने क्यों कहा, ये तो मुझे टाइप डी लग रहा है, और उसके बाद वो आपके 4 मिनट उसी चीज़ के ऊपर जाया कर देगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई टाइप सी कहने। ठीक है, तो उस केस में ना आपने इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपना टाइम कंजर्व करना है, आपने केस ज्यादा डिस्कस करना है और नॉन केस रिलेटेड बातें जो है ना वो आपने मिनिमम से मिनिमम रखनी। जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको लगे ना कि एग्जामिनर किसी इस चीज की तरफ आपको लेके जाने लगा, तो आपने
फॉरेन नहीं, ठीक है, सॉरी सर, आई थिंक यूर, यानी कि मेरा ख्याल था कि ये है, लेकिन नहीं, यूर राइट, ये टाइप सी नहीं, ये टाइप डी है। और आगे वाइवा कंटिन्यू करें, क्योंकि उस पॉइंट पे अगर आप एग्जामिनर से डिस्कशन में लग गए ना, तो एग्जामिनर विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस द थिंग्स विद यू, एंड इन द एंड यू विल हैव टू अग्री कि जो एग्जामिनर कह रहा है वही ठीक कह रहा है। प्रॉब्लम क्या होगी, उस टाइम तक आपके 10-15 मिनट निकल चुके होंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि वाइवा में टाइम फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्जामिनर के ऊपर किसी चीज पे हो गई है ना डिसएग्रीमेंट, आपने उसको इमीडिएटली फुल स्पीड पे रिजॉल्व करके बात आगे चलानी है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये चीज मेंशन करनी है और उधर आपको एग्जामिनर नजर आता है कि वो पहले ही के ऊपर कहेगा कि नहीं तूने सी क्यों कहा, तूने डी क्यों नहीं कहा, आपने अगले किसी केस में रेस्ट पैरेंट कायमा के ऊपर कमेंट नहीं करना। तो ये आपने ना चीज का ख्याल रखना है कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि हर बंदा जो वाइवा लेता है वो अपने तरीके से लेता है। कई लोग कहते हैं हिस्ट्री पूछो, कई लोग कहते हैं हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पूछनी, बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। कई कहते हैं जी आप एडिशनल फिल्म मांग सकते हैं, कई कहेंगे जी आपने उसी के ऊपर देना जो आपके सामने लगे, अगर एडिशनल फिल्म होती है तो एग्जामिनर खुद आपके सामने लगा देता है। कुछ कहते हैं जी कि आपने बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का, फिर केस को क्लोज करना है। कुछ कहते हैं नहीं जी आपने वेट करना है, एग्जामिनर ने आपने जब डायग्नोसिस बता दी तब एग्जामिनर हो सकता है आपसे कुछ वाइवा वगैरह पूछे। कई कहते हैं जी कि आपने जब अगर आपको फाइंडिंग नजर नहीं आ रही तो आपने नॉर्मल बोलना शुरू कर देना। आप नॉर्मल बोलना शुरू कर, एग्जामिनर कहेगा कि बेटे पहले नॉर्मल बताते हैं या पहले फाइंडिंग बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है बिटवीन एग्जामिनर्स, और इट इज अप टू यू कि आपने किस तरह एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि वो आपको करे उसके ऊपर, मतलब आपने उसकी पसंद के आंसर जो है ना वो उसको देना है। वाइवे में ये उसूल है। जहाँ बात आती है टॉक्स की, उधर फिर जरा फर्क अप्रोच होती है, उसके अंदर आपने मैक्सिमम एग्जामिनर्स को खुश करने वाले आंसर दें। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा कि इधर जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन दी एग्जामिनर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बायरेड में 4 क्यों नहीं हो सकता? 4A 3 क्या आपने लिखा हुआ नीचे? बायरेड मैंने इसको 4A बनाया अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग पे, मेरे ख्याल में ये 4A नहीं नहीं, नहीं है। बायरेड पीछे, मेमो पे जाए। मेमो के ऊपर, मेमो पे इसके अंदर जो है ना 3 लीजन बेसिकली, एक तो मैंने इसलिए रखा क्योंकि उधर जिसने इसकी रिपोर्ट की हुई थी उसने इसको 3 बनाया हुआ था। लेकिन इसके अंदर आप देखें कि जो फीचर आ रहे हैं ना पॉइंटिंग टूवर्ड्स सस्पिशन, वो क्या है कि इसकी पार्शली ऑब्सक्योर्ड मार्जिन है, ठीक है, और लबुलेशन आ रही है, और थोड़ा सा मैस का साइज बड़ा है। That is लबुलेशन it। भी है, हाँ, थोड़ी सी लबुलेशन भी है लबुलेशन भी है, जी। और इसके ऊपर अलावा लिम्फ इसमें नोड भी कोई पड़े हैं, लिम्फ लिम्फ नोड नोड भी के है। केस में ना ये है कि लिम्फ नोड अगर इसके अंदर आपको ओवल नजर आ रहे हैं और एक जो राउंड नजर आ रहा है उसके सेंटर में ल्यूसेंट एरिया है, हाँ तो एक ये मिनट, लिम्फ ये नोड नहीं, जो है ये बिनाइन है, ये थोड़ी वो सी, मेलिग्नेंसी की हाँ, तरफ नहीं नहीं जाते। तो अगर हम इसको 4A में डाल दें, क्योंकि जी मार्जिन एक ऑब्सक्योर्ड है, हाँ आई थिंक ये 4A में जाना चाहिए, इसकी बायोप्सी होनी चाहिए। अगर अब देखें अल्ट्रासाउंड तो लग गया है, एग्जाम में तो नहीं हाँ। लगाएंगे, एग्जाम में सिर्फ मेमो लगेगी, तो हमने तो उधर अपने सेफ होके खेलना है। 4A जो है ना उसके अंदर अगर कोई एक और एडिशनल चीज होती ना, मतलब इसके अंदर उन्होंने कहा है निपल रिट्रैक्शन का, मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ कि इसमें निपल रिट्रैक्शन है, नहीं, लेकिन निप्पल तो नहीं है, वो तो ठीक है। हाँ, और बहुत ज्यादा स्किन थिकनिंग भी नहीं है, इसकी मार्जिन सिर्फ उस जगह पे ऑब्सक्योर्ड है जहाँ पे वो हेट्रोजेनस टिश्यू आ रहा है। और सर अगर एक इसमें बात कोई मैं ये और ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि ये जो बायरेड है ये हमने दोनों का सम अप करके देनी है। ये बिल्कुल कोई रूल नहीं कि हमने सिर्फ एक पे ही अलहदा उसकी देनी है और उसकी अलहदा देनी है, दोनों का हाँ ये सम अप सम, करके लेकिन हमने। सर उनका क्वेश्चन ये भी वैलिड है कि अगर एग्जाम में आपको अल्ट्रासाउंड नहीं लगा और सिर्फ मेमो लगा, हम तो क्योंकि नहीं हाँ भाई अगर एग्जाम वो को नहीं चलेंगे है, ना, हम तो अगर एग्जाम वो को लेके नहीं है, चलेंगे लेकिन ना। हम कहेंगे हाँ जरूर कि हम अल्ट्रासाउंड इसका कराएंगे और दोनों का देख हाँ के फिर मैं इसका दूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मुझसे मेमो का कह रहे हैं तो फिर हाँ तो आपकी बात ठीक है। ठीक, बिल्कुल क्योंकि सही। बाबे अच्छा, तो और जो ये जो है पढ़ ना के कि आते हैं उनको वही थ्री पसंद है। 3 और 4A में ना बाज दफा डिफरेंस ना थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। आप सटल। ये देखेंगे कि कई मैंने अब जब ये मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था ना, इसमें कई चीज़ों की मैंने आगे देखी एडिशनल केसेस और देखा कि उनमें उन्होंने क्या कैटेगरी लेबल की हुई है। तो कई ट्यूमर्स के अंदर जो बिनाइन ट्यूमर्स थे वो उन्होंने उसको बायराइड्स 3 के अंदर डाल दिया था, और उसी केस में कई उन्होंने पेशेंट को बायराइड्स 4 में डाला हुआ था। ये याद रखें कि बायराइड्स जो है ना वो बेसिकली आपकी असेसमेंट है कि इसका मेलिग्नेंट होने का चांस कितना है। बायराइड्स जो है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दी बायोप्सी फाइंडिंग्स, एक्सेप्ट कि जब बायोप्सी प्रूवन हो तो वो इमीडिएटली जंप कर जाता है टू बायराइड 6। 5 वरना 6। वही ट्यूमर आपको मुख्तलिफ पेशेंट्स के अंदर मुख्तलिफ बायराइड्स की अपेयरेंस दे सकता है कि एंड में आपका हिस्टोपैथोलॉजी पे वही सेल टाइप वही रिजल्ट आया, लेकिन एक पेशेंट के अंदर उसकी जो अपेयरेंस आ रही थी वो ज्यादा अग्रेसिव लुकिंग थी, लिहाजा उसकी पेशेंट की बायराइड्स बड़ी आई है, 4B आई है। और एक पेशेंट है जिसके अंदर उसकी जो थी वो कम आ रही थी, लिहाजा उसके अंदर उन्होंने बायराइड्स कम रखा है। हालांकि सेल टाइप और सारा ट्यूमर हिस्टोपैथोलॉजी आइडेंटिकल है, पर बायराइड्स इज नॉट अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी,
as much as it is about the appearance on imaging. Okay, okay, thank you. जी नहीं भाई, अगला कौन डॉक्टर करेगा? अंबर मैडम, जी सर। ये केस ले ले मैडम। जी सर। Okay, I am provided with memo breast, right-sided, both MLO and CC views, in which I can appreciate breast parenchyma is pirates 4. It appears heterogeneously dense. मैडम 4 नहीं इस्तेमाल करना है पैरेन्काइमा टाइप पे, ABCD Sorry करना। sir, sorry, type D sir. जी sir, sorry sir, type D. I can appreciate a well-defined rounded lesion in the inner upper quadrant of the right breast that appears peripherally hyperdense. I can also appreciate another lesion in the anterior upper quadrant of the breast that appears similar looking. Findings are in keeping with the benign lesion. I will give it by its 2. However, I would like to correlate it with the adjacent findings. ठीक मैडम, आपने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी। जो सेकंड लीजन है वो आप किसको कह रही हैं, ये वाली? जी सर। ठीक ठीक, ये वाली लीजन ना मुझे उस पे नहीं नजर आई था। नहीं ठीक है, यू आर वेरी राइट, ये इधर ये वाली आ रही, ये वाली बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही पिक किया। इसमें डेंस ब्रेस्ट है टाइप डी, जिसके अंदर मैमोग्राफी की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। उसके बावजूद ये ओवल शेप्ड ल्यूसेंट मैस है और थिन मार्जिनल कैल्सिफिकेशन है इसकी, और रिजेंबलिंग एन एग शेल। इधर जो कीवर्ड बोलने का था ना, जो एग्जामिनर सुनना चाह रहा है, वो एग शेल कैल्सिफिकेशन है इसकी। ठीक, तो ये बायरड्स 2 के अंदर आता है, आपने बिल्कुल इसको सही फिट किया। ये एग शेल कैल्सिफिकेशन इज यूजुअली सेकेंडरी टू फैट नेक्रोसिस या ऑयल सिस्ट की कैल्सिफिकेशन हो जाए। ऑयल सिस्ट भी बेसिकली फैट नेक्रोसिस की वजह से ही बनती है, और ये एक बिनाइन फाइंडिंग है, बायरड्स 2 हमने डाला है, इसके लिए किसी फॉलोअप की जरूरत नहीं। वेरी वेल अटेम्प्टेड, गुड। अगला सर। थैंक यू। डॉक्टर अरबा मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। CC and MLO weaves of the right breast. I can. This is type C breast parenchyma. There are multiple rounded dense. There is single rounded dense lesion with lucent margin in the within the upper outer quadrant of the right breast. There is no surrounding architectural distortion or nipple retraction or skin thickening. I cannot appreciate any lymph nodes, enlarged lymph nodes within the axilla. For calcification, I would like to weave the magnification weaves of the of this lesion. On magnification weave, I cannot see any dense calcific margins apart from some small micro scattered calcifications along the vessels, which is most probably benign scattered calcifications, specks of calcifications. Based on these findings, I would categorize this lesion as BIRAD 2. और नेक्स्ट कुछ करना है मैडम इसका? नेक्स्ट BIRAD 2 की तो फिर सर हम फॉलो आई वुड लाइक टू, अगर हम इसको फॉलो अप करेंगे तो फिर MRI फाइब्रोएडिनोमा को डिफरेंशिएट करने के लिए, पर मोस्ट प्रोबेबली इट्स BIRAD 2 तो फाइब्रोएडिनोमा को नेक्स्ट में सिर्फ फॉलो अप तो नहीं ना आता, नेक्स्ट में और क्या आ सकता है? MRI आ सकता है ना नेक्स्ट में, उससे भी बायोप्सी और पहले, MRI उससे भी पहले आपके ख्याल में ये क्या चीज है? फिजिकल एग्जामिनेशन सर, ये स्किन लीजन हो सकती है ना? शाबाश सर, इसमें पेरिफेरल हेलो आ रही है स्किन। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने पिक सही किया कि इसके इर्द गिर्द जो है
वेल सर्कमस्क्राइब्ड मार्जिन और पेरिफेरल हेलो है, तो इसमें आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट का, और उस जगह पे आपको ये स्किन के ऊपर लीजन नजर आ जाएगी। ओके। गुड। इसका टाइप बी पैरेन्काइमा था, जो उधर उन्होंने लिखा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर थोड़े बहुत ग्लैंडुलर टिश्यू है, लेकिन इतनी इंटेंसिटी का नहीं है कि हम कहें कि यहाँ पे फाइंडिंग ऑब्सक्योर हो जाएगी। मतलब आपको इस चीज के अंदर भी अगर ये फाइंडिंग पड़ी होती तो आपसे रिलेटिवली ये चीज असेस हो जानी थी, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर टाइप सी कह रहे हैं तो मतलब चलो, नॉट अ बिग इशू। लॉबुलेटेड राउंड मैस इन अपर आउटर क्वाड्रेंट, और इसके अंदर जो टर्म है एयर टिश्यू इंटरफेस साइन, शार्पली डिमार्केटेड मार्जिन विद अ ल्यूसेंट रिम। और अगर हम ये इसको जूम करें तो जूम पे आपको बड़ा अच्छा इधर साफ सुथरा पेंसिल से जिस तरह खींचा हुआ ल्यूसेंट रिम नजर आ जाता है इस लीजन के इर्द गिर्द। तो स्किन बेस्ड लीजन है और डेफिनेटली ये बायरेट्स 2 के अंदर आएगा। एयर टिश्यू इंटरफेस की फिर मैं बता दूं, शार्पली डिमार्केटेड लीजन विद ल्यूसेंट रिम अराउंड इट। और ये चीज आपको नजर आ सकती है कुटेनियस लीजन में, जिस तरह कोई वॉर्ट हो गया या न्यूरोफाइब्रोमाज हो गए, और वो आपको बाज़ दफा न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस की बड़ी हॉरिबल लुकिंग पिक्चर नजर आती है कि ढेरों ढेर मैसेज पड़े हैं ब्रेस्ट में, लेकिन जब आप देखते हैं कि प्रोफाइल व्यू के अंदर वही मैसेज जो है वो स्किन से बाहर भी कर रहे हैं और फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस है, स्किन बेस्ड लीजन है। गुड। सर अगला पेशेंट नेक्स्ट अगला सर मैं ले लेता हूँ। कैंडिडेट जी जी। Okay, these are standard MLO and CC view of both breast, and this is a type C breast parenchyma. First, I will describe the right-sided breast, and where I can appreciate multiple hyperdense masses with the heterogeneous popcorn-like calcification inside it, and these masses are seen in upper, outer, as well as both in upper, outer, and inner medial compartment of the breast. And there is no skin thickness, no ripple traction, and no architectural distortion is noted. And there is no lymphadenopathy is seen. And so these are multiple popcorn like calcifications, and these are scattered areas, and I will make this in BIRAD 2. And now I will explain the left-sided breast, and in which I can see multiple small tiny heterogeneous calcification that is that is in a region, the distribution of this calcification in a region. However, no lymphadenopathy is appreciated. तो राइट साइड के तो सर मल्टीपल जो है डेंस कोर हेट्रोजेनस कैल्सिफाइड मैसेज है, जिसको मैं बायरेट 2 में रखा। और जो लेफ्ट साइड है इस पे तो ये जो है हेट्रोजेनसली डेंस कैल्सिफिकेशन है, और ये जो है ना, ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफ्यूजली डिस्ट्रीब्यूशन है, अपर एंड आउटर एंड इनर एंड मीडियल कंपार्टमेंट। तो ये जो कैल्सिफिकेशन है, अगर इसकी हम मॉर्फोलॉजी देखें तो ये डेंस कैल्सिफिकेशन है, और अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो भी सर बिनाइन डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। तो ओवरऑल सर ये जो सारा है ये बेसिकली एक बिनाइन प्रोसेस ही है, जिसको मैं बायरेट 2 में ही रखूंगा, इसको फर्दर हमने कुछ नहीं करना। सर तो आपने दोनों साइडों को बायरेट 2 रखा? यस सर। ठीक। और कोई इसके अंदर साथ कोरिलेटिव अल्ट्रासाउंड वगैरह आप चाहेंगे करना? अल्ट्रासाउंड मैं कर लूंगा सर, अल्ट्रासाउंड इसमें कर सकते हैं। ठीक। सर बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, फाइंडिंग्स आपकी बिल्कुल स्पॉट ऑन, सही आपने बताया। ये टाइप सी पैरेन्काइमा आपने क्या बनाया था, इसको टाइप सी ही बनाया था? जी सर। जी बिल्कुल ठीक। मल्टीपल ओवल टू राउंड मैसेज हैं। थोड़ा एक चीज में कि वो जो है ना कि इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स थे कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड हैं, कुछ हैं जिनमें थोड़ी सी ऑब्सक्योर हैं। सम मैसेज आर कंप्लीटली कैल्सिफाइड, अदर शो कोर्स कैल्सिफिक, ये आपने बता दिया, पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन। कुछ मैसेज पूरे हुए हैं, कुछ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं।
मुझे थोड़ा डाउट पड़ा था कि ना लेफ्ट साइड पे भी इस तरह की ये जो अपीयरेंस आ रही है ना, ये गोल सी रिंग की तरह की, और एक और जगह पे भी थोड़ा शक पड़ रहा था इसके अंदर के यहाँ पे भी ना थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे इस तरह की कोई ये इस तरह की कोई चीज है जो कि ये वाली थोड़ी बहुत पिक्चर दे रही है। लेकिन क्योंकि हमने कहा ना टाइप सी, तो इधर हो सकता है कोई इस तरह की लीजन हो जो कि ये कैल्सिफाई हो रही है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ग्लैंडुलर टिश्यू की वजह से हमें ये लीजन नजर नहीं आ रही। इधर भी खास तौर पे ऐसे लगता है जैसे ये लीजन कोई सर्कमफ्रेंशियली कैल्सिफाई हो रही है। लेकिन अगेन ये राउंड है और ल्यूसेंट सेंटर है इनके, ये बिनाइन कैल्सिफिकेशंस हैं और दीज आर फीचर्स ऑफ इनवोल्यूटिंग फाइब्रोएडिनोमास। तो आपने कैटेगराइज इसको बिल्कुल सही किया, ये पायराइड्स कैटेगरी 2 मैमोग्राम है, बोथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट ब्रेस्ट। कैल्सिफिकेशंस के लिए ना जो की पॉइंट है वो ये है कि आपने उनकी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इनको देखना है कि इन दोनों को चीज़ों को ध्यान में रखना है ये बताने के लिए कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि ये डेंजरस मेलिग्नेंसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। और आप अगर प्रीवियस इमेज हो तो उसके अंदर भी आप डिटरमिन कर सकते हैं कंपेयर करके कि पहले एक लीजन में कोई फोकस नहीं था कैल्सिफिकेशन का, और अब उसके अंदर जो वो डेंजरस किस्म की प्लियोमॉर्फिक और इस टाइप की चीज नजर आने लग गई है, तो ये चीज पॉइंट कर रही है कि भाई ये जो है वो मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है। तो अगेन कंपैरिजन विद प्रीवियस इमेजिंग कैन बी वेरी हेल्पफुल इन केसेस ऑफ मैम। बाकी सर आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, शाबाश। थैंक यू सर। अगला सर बताएं कौन। डॉक्टर मरियम अदनान। जी सर। जी मैडम, ये केस ले लें। मैडम पहले हिस्ट्री पढ़ लें, उसके बाद मुझे बताएं, मैं फिर आगे चलता हूँ। जी सर। I'm provided with the spot images of the ductography. Here I can appreciate the contrast opacifying the ducts, and there is some filling defects are appreciated within the branching ducts, and also there is I can appreciate a filling defect also within the distal part of the duct. And सर देयर आर मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट हैं ब्रांचिंग डक्ट्स में और इसकी जो है ना वो डिस्टल डक्ट में। सो my diagnosis on the basis of this is any ductal mass that causes it's a filling defect, most likely ductal papilloma. And in the plain image, sir, I cannot appreciate any mass. Then, and architectural distortion is also not appreciated. Nipple retraction, sir, थोड़ी सी nipple retraction लग रही है मुझ पे. So, based on my finding, I will categorize this as a birate category 3 lesion. I will send this patient for the follow-up. ठीक मैडम, और इसके अलावा और कुछ आप करना चाहेंगे? इसका फॉलोअप का तो मतलब है ना हमने से 6 महीने बाद बुलाना है, उससे पहले हम कुछ और इसका देखना चाहेंगे? सर अल्ट्रासाउंड कर लेंगे इसका कि कोई कलेक्शन वगैरह ना हो, कोई एब्सेस इसमें ना पड़ी हो। ठीक ठीक, जी अल्ट्रासाउंड जो है इसमें हेल्पफुल होगा। जी सर। मैडम अच्छा आपने अटेम्प्ट किया। मेरे जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि ये एक ही है, ये वाला जो लीजन आ रहा है ना, जो फिलिंग डिफेक्ट है। आप कह रही थी मल्टीपल, तो और आपको किधर नजर आ रहे सर यहाँ पे एक मिनट हैं? सर, सॉरी, ये अब बताइए। सर ये दोनों ब्रांचेस में नहीं आ रहे, ऊपर भी और नीचे भी? सर, ये तो वही है, आप नोट करें, एक जो चीज शायद आपने मिस किया है, ये कौन सा व्यू है? सर सीसी व्यू, क्रेनियो और कॉर्डल ये व्यू, कौन सा है? मीडियो लेटरल ओब्लिक व्यू। हाँ, तो ये वही चीज है, इधर और इधर, जो आपको दो मुख्तलिफ उसमें नजर आ रही है। ठीक है ठीक है सर। सर ये जो और अब्रप्ट कट ऑफ आ रहा है, अब्रप्ट कट ऑफ असल में ये है ना कि हमें ये नहीं पता कि इससे आगे हो सकता है अभी कंट्रास्ट गया ना और उन्होंने इसकी स्नैप ले ली हो। तो जो जी सर। पीछे वाली चीजें नजर आ रही हैं वो हम देख रहे हैं कि इधर आगे जाके उनके अंदर कंट्रास्ट गुजर रहा है। इस तरह की कोई सजेस्टिव चीज हमें नहीं आ रही नजर। जी सर, फिलिंग डिफेक्ट, जी सर बिल्कुल। तो अ, बाकी आपने ठीक बताया, इसके अंदर डायलेटेड डक्ट है जब हमने इसको किया कैनुलेट और इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट किया, और दूसरा ये ओवल शेप्ड फिलिंग डिफेक्ट है जो उन्होंने मेजर किया तो 6 मिलीमीटर का साइज आया, सीन इन वन जी ऑफ इट्स सर। ब्रांचेस। और आपका डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक था
कि ये इंट्राडक्टल पैपिलोमा है। अब इसके केस में ना ये है बिनाइन लीजन जिसको वो बायराइड्स 4A में डालते हैं, इसलिए ठीक है सर। क्योंकि इसके अंदर पेशेंट्स आर 2 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप इन्वेसिव कार्सिनोमा। ठीक है सर। लिहाजा ये लीजन जो है इसके अंदर जो आइडियल है, कुछ सेंटर्स वाकई वही करते हैं जो आपने कहा कि इसको बायराइड्स 3 में रखते हैं और इसको फॉलो अप करते हैं, लेकिन कई सेंटर्स क्या करते हैं कि इसको वो उसी पॉइंट पे ना अल्ट्रासाउंड गाइडेड वैक्यूम एस्पिरेशन, कोई इस टाइप का नाम था उसका, उससे ही इसको रिमूव कर लेते हैं इस लीजन को, और फिर उसके बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी पे देखते हैं कि इसके अंदर एटिपिकल सेल्स कितने नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठीक इसके है सर। अंदर जो एटिपिया होता है वो डिटरमिन करता है कि ये आगे डेवलप कर सकता है इनटू इन्वेसिव कार्सिनोमा। तो ये एक उस तरह की एग्जांपल है कि जिसमें ये लीजन बिनाइन हो या ना हो, इट इज ऑलवेज सेफर टू रिमूव दिस लीजन। वेरी गुड ठीक सर, अगला। ठीक है सर। डॉक्टर वकार। जी सर। I'm provided with this MLO and CC view of mammogram, in which I can appreciate a large multilobulated lesion in the upper in the upper in the upper outer quadrant uh, of the right breast. Um, Most of the margins of the lesion are well defined. However, at few points it is ill defined. I can also appreciate microcalcification scattered in the central part of the lesion. The lesion is extending from anterior 1/3 to the posterior 1/3 of the breast parenchyma. I cannot appreciate any significant axillary lymphadenopathy. However, there is suspicion of a sub-centimeter lymph node, axillary lymph node. No skin thickening or nipple retraction is appreciated. Based on imaging findings, it is likely Bired's 3 or 4A category lesion. Next, I would like to correlate it with ultrasound examination. ठीक सर, आपने अच्छा डिस्क्राइब किया कि ये टाइप ए पैरेन्काइमा इसका मोस्टली फैटी है और लार्ज लोबुलेटेड मैस इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द राइट ब्रेस्ट, मतलब ये एक क्वाड्रेंट की बजाय अब आप कह लें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्रेस्ट या मे बी उससे भी ज्यादा को इसे इन्वॉल्व कर चुका हुआ है। और आपने सही बताया, वेल डिफाइंड स्मूथ मार्जिन है इसकी, कुछ जगहों के ऊपर थोड़ी सी जरा इरेगुलर है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द मैस जो है वो वेल डिफाइंड है। कोर्स इंटरनल कैल्सिफिक फोका है इसके, वो भी आपने बिल्कुल ठीक पिक किया। एक और छोटा मैस है, अगर आप गौर करें, ये वाला और इस जगह पे ये नजर आ रहा है इन लोअर इनर क्वाड्रेंट विदाउट कैल्सिफिकेशन और आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन। तो ये जो है ये फाइलोड्स ट्यूमर है। फाइलोड्स ट्यूमर जो है दीज आर कैटेगरी 4 ट्यूमर्स। तो आपने वो जो 4A इसका रखा है वो आपने सही रखा है। 3 से, क्योंकि ट्यूमर साइज की बेसिस पे ना ये 3 से एक लेवल ऊपर चला जाएगा। ये वो है ट्यूमर जिसके अंदर आपने इसको डेफिनेटली बायोप्सी करके देखना है। फाइलोड में और फाइब्रोएडिनोमा में समटाइम्स द इमेज अपीयरेंस कैन बी आइडेंटिकल ऑन मेमो एंड अल्ट्रासाउंड। यूजुअली फाइब्रोएडिनोमा इतने बड़े नहीं होते, तो लेकिन इंटरमीडिएट साइज के अंदर बाद फाइब्रोएडिनोमा और फाइलोड के अंदर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है मेमो और अल्ट्रासाउंड पे। दूसरी प्रॉब्लम फाइलोड्स की ये है कि अच्छा हाँ, अगर फाइब्रोएडिनोमा आपको इंटरवल चेंज में नजर आया ना कि इसका साइज रैपिडली बढ़ गया, अगेन ये वही बात आ रही है कि आपने पिछले मेमो से हमेशा उसको कंपेयर करना, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो। रैपिड इंक्रीज इन साइज ऑफ फाइब्रोएडिनोमा, आपको ये ज़हन में सस्पिशन आना चाहिए कि हो सकता है ये फाइलोड्स ट्यूमर हो। और जो बड़े ट्यूमर है ना फाइलोड्स के, जिस तरह ये वाला डेफिनेटली मोर देन 4 सेंटीमीटर होगा, उसके अंदर आपकी बायोप्सी का जो मर्जी रिजल्ट आए आपने उसको रिमूव करना है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर सारा ट्यूमर होमोजेनस नहीं होता। कुछ जगह होगी जिधर मेलिग्नेंट चेंज आएगा और कुछ जगह होगी जिधर मेलिग्नेंट चेंज नहीं आएगा। और अगर आपकी बायोप्सी ने हिट किया और उस जगह पे मेलिग्नेंट चेंज ना आया और आपको लगा कि ये बिनाइन है और हालांकि वो मेलिग्नेंट हुआ, तो पेशेंट विल सफर। और लार्ज ट्यूमर्स के केस में फिर दे आर रिमूव्ड एंड
फाइलोइड्स के केस में वाइड एरिया एक्सिजन इज डन टू प्रिवेंट ट्यूमर रिकरेंस। इवन बिनाइन फाइलोइड्स जो हैं वो भी रिकर कर जाते हैं अगर आपकी एक्सिजन प्रॉपर नहीं हुई। तो ये एक है फाइलोइड्स के केस में चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना होता है वाइल डूइंग सर्जरी। बाकी ये बायरड्स कैटेगरी 4 का ट्यूमर है। गुड, अच्छा आपने अटेंड। अगला सर। डॉक्टर अरवा, डॉक्टर फातिमा वहाब। जी सर। जी मैडम, ये केस ले लें। I'm provided with CC and MLO images of the right breast, where there is a large rounded with type D breast parenchyma. There is a large rounded ring-shaped with ring-shaped circular calcification in the upper outer quadrant of the breast. There is no surrounding architectural distortion, skin thickening, or associated lymphadenopathy. For microcalcification, I would like to see the magnified images. Next, I would like to proceed with ultrasound images of this patient. Can I get that? Okay. On the magnified wave, there is no area of microcalcification seen within the lesion or in the surrounding parenchyma. Based on these imaging findings, this can be this is a pyrite 2 lesion, most probably fat necrosis with axial calcific density. ठीक मैडम, आपने इसको बायरड्स 2 बनाया? यस सर। ठीक, अच्छा आपने बायरड्स 2 बोलने तक आपकी अटेम्प्ट सही जा रही थी, उसके बाद आपने एक मिस्टेक की जिसकी वजह से एग्जामिनर माइंड कर सकता है। अब आप ये मुझे बताएं कि वो क्या मिस्टेक थी? बायरड 2 बोलने से पहले, उसके बाद बायरड 2 तक आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद एक मिस्टेक आपने की है कि मैंने कहा कि हम इसको फॉलो अप करेंगे। नहीं, कि इसमें माइक्रो कैल्सिफिकेशन नहीं है, तो वो तो नहीं है सर। वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक जो थी वो आपके वर्ड्स में नहीं थी, वो आपकी टोन में थी। क्या मिस्टेक की थी आपने टोन की? जो मैंने कहा कि कैन बी फैट नेक्रोसिस, हाँ, फैट उस पॉइंट पे नेक्रोसिस आपकी जो टोन थी ना वो आंसरिंग की बजाय क्वेरी क्वेश्चनिंग वाली फॉर्म थी। की होगी। हाँ, बस इस चीज ओके का मैडम ख्याल रखना, क्योंकि ये चीज ना एग्जामिनर्स के कान बड़े सेंसिटिव होते हैं इस चीज में। ठीक है। वो ये चीज फटाफट पिक कर लेते हैं और आपकी सारी जो पिछली अच्छी परफॉर्मेंस होती है ना उसको वो साइड पे रख के उस चीज के ऊपर आपका रगड़ा लगा देते हैं कि भाई आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो, और उसके बाद ठीक फिर है। वो आपको एक लाइफ लेसन बताना शुरू कर देंगे कि भाई रेडियोलॉजिस्ट को ऐसा होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ये और वो सारा। और इधर में आपको ये परेशानी हो रही थी कि मेरे अगले केस के 2 मिनट जाया कर दिए। ठीक है तो सर, थैंक आपकी बाकी सारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक थी, आपने पिक भी अच्छा किया। आपने इसको कहा कि ये कैल्सिफिकेशन है, और आपने इसको ना जो फैट नेक्रोसिस वाला कहा, इसमें जो एक चीज उससे डिफरेंट आ रही है जो हमने पहले केस देखा था वो ये है कि इसके अंदर एक तो टाइप सी पैरेन्काइमा, ठीक, दूसरा वेल सर्कमस्क्राइब्ड ओवल मैस इन अपर आउटर क्वाड्रेंट, वो भी आपने बताया। इसकी इनहोमोजेनस अपीयरेंस है। आप देखें इस मैस के अंदर फैटी टिश्यू भी है और सॉफ्ट टिश्यू भी है। जो ऑयल सिस्ट या उस टाइप की होगी ना उसके अंदर आपको रिलेटिवली ल्यूसेंट टिश्यू नजर आएगा, इसके अंदर आपको ग्लैंडुलर टिश्यू भी नजर आ रहा है और दोनों व्यूज पे नजर आ रहा है। दूसरे में तो आप कह सकते हैं ना, कभी हो सकता है उसके आगे वाला पैरेन्काइमा थोड़ा ग्लैंडुलर हो, इसमें आपको दोनों व्यूज में फैटी प्लस सॉफ्ट टिश्यू नजर आ रहा है। तो ये चीज ज्यादा इस फेवर में जाती है कि ये फैटी और सॉफ्ट टिश्यू इसका अपना कॉम्पोनेंट है। दिस इज सराउंडेड बाय थिन कैप्सूल, जिसकी वो हल्की सी कह लें कि मतलब मैं कैल्सिफिकेशन नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी वो प्रोमिनेंट है जो इधर नजर आ रही है। तो ये ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट साइन एक होता है टर्म। ये अगर आप कीवर्ड इस केस में बोले तो एग्जामिनर इस चीज को अप्रिशिएट करता है। तो ये ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट साइन जो है ये ब्रेस्ट हमार्टोमास में नजर आता है। तो दीज आर फाइब्रो एडिनोलाइपोमास, यानी कि फाइब्रो एडिनोमा वाले टिश्यू प्लस फैट
तो इसकी कुछ अपीयरेंस फाइब्रोडिनोमा से मैच करेगी और कुछ अपीयरेंस इसकी फैटी टिश्यू से मैच करेगी। और दे आर बिनाइन लीजन्स बायराइड्स 2, आपने बिल्कुल सही उसको प्लेस किया, कोई इसका फॉलोअप कुछ नहीं करने की जरूरत। एक जो इसमें इशू आता है ना वो ये है कि क्योंकि ब्रेस्ट हमार्टोमा में वही टिश्यू है जो कि नॉर्मल ब्रेस्ट का होता है, तो अल्ट्रासाउंड पे जब आप इसको देखते हैं तो इसकी और नॉर्मल ब्रेस्ट के बीच में डिमार्केशन करनी मुश्किल हो जाती है। मैमो पे लेकिन इनकी टिपिकल अपीयरेंस होती है एंड दे डोंट रिक्वायर अ फॉलोअप। तो गुड, अच्छी आपकी थी अटेम्प्ट, बस वो टोन का थोड़ा सा मैडम ख्याल रखिएगा, और बाकी आपने बिल्कुल ठीक बताया। Thank you, सर sir. आखिरी केस है, बता दें ये किसने लेना? मैं ले लेता हूँ सर। जी सर। Okay. This is a CC and MLO view of a male patient that is 85 years old, male, and with palpable painless nodule under the right nipple for past few months. Okay, I can see that this is a right breast, and I can see that in upper outer quadrant a mass lesion that is retroareolar in place, and with nipple retraction is appreciated, and the margin of this mass, the anterior margin of this mass lesions are obscured. However, the upper, posterior, and lower margins are well circumscribed. I can appreciate some surrounded architectural distortion. However, there is no malignant lymphadenopathy, and so on the so this is a magnified view of this mass lesion, and I can appreciate the margins of the lesion is spiculated, and I can appreciate some pleomorphic calcification in this mass lesion, and yes, some pleomorphic calcification. So this is a on the basis of these mammographic findings. This is, I will put this lesion in BIRAD 4B, and will further advise the biopsy of this lesion, and also will advise the ultrasound of this lesion. ठीक सर, बहुत अच्छा आपने अटेम्प्ट किया। इसमें जैसा कि आपने बताया सॉफ्ट टिश्यू मैस है अंडर द निपल, और अंदर कैल्सिफिकेशंस भी हैं। इसके अलावा और कोई मैस और कैल्सिफिकेशन नहीं नजर आई, और आपने सही बताया इसकी वेल डिमार्केटेड मार्जिन हैं। ये बायराइड्स कैटेगरी 4 बनता है, कुछ इसको मे बी 4C में डालें, लेकिन इन एनी केस इसकी बायोप्सी बनती ही बनती है। तो एक जो चीज जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर जनरली आर सीन, हो तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन जो कॉमन लोकेशन है इनकी वो सब एरियोलर रीजन है, स्लाइटली एक्सेंट्रिक रिलेटिव टू द निपल। इसमें आप देखें कि ये निपल से एग्जैक्ट निपल के पीछे नहीं है, थोड़ा सा जरा ऊपर गया हुआ है। जी सर। और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो आपका कंप्लेंट आएगा पेशेंट, वो पेनलेस सब एरियोलर मैस है, और genetic predisposition to breast cancer in males, this can be inherited from both mother and father. तो एक जो चीज इसका ख्याल रखना है वो ये लाइन है, इन मेल पेशेंट्स benign things can look malignant and malignant things can look benign. अब ये एक एग्जांपल है benign लीजन की जो कि बड़ी जिनकी malignant लुक है। अब ये देखें जरा, इसके अंदर आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन भी है और अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको स्पेकुलेटेड मार्जिन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये benign लीजन है, ये गायनेकोमेस्टिया है इसको। इसी तरह इस जगह पे देखें, ये भी बिनाइन लीजन है जिसकी बड़ी मेलिग्नेंट लुक है, कि इसकी वो इरेगुलर मार्जिन हैं और इसकी वो थोड़ी सी स्पेकुलेशन नजर आ रही है, और खास तौर पे जो अल्ट्रासाउंड है उसके ऊपर तो हाइपोडेंस इरेगुलर मार्जिन वाला, ये सारी बिनाइन फाइंड। और ये देखें इसकी तो मार्जिन ही कोई नहीं है, और दूसरी साइड पे डेंस ब्रेस्ट टिश्यू है। ये वो पेशेंट था जो प्रोस्टेट के ट्यूमर के लिए वो ईस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा था, तो ईस्ट्रोजन आपको पता है कि ब्रेस्ट टिश्यू की डेवलपमेंट में उसका रोल होता है। और दूसरी साइड पे malignant lesions that look benign, ये malignant कैंसर है जो कि साफ सुथरी इसकी मार्जिन्स, और कोई इसके अंदर उस तरह की चीज नहीं है, बंदा कह सकता है कि एक डेंस नोड्यूल है बस, लेकिन क्योंकि मेल पेशेंट है, अगेन
ये एक और चीज़ जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड पे तो खास तौर पे बिल्कुल इसकी क्लियर वाइडर देन टॉल, पर जिस तरह कि हमने जिक्र किया कि मेल के अंदर आपने आपकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा लो थ्रेशोल्ड की हो जाती है. If it is not normal in male patients, if it is not a normal finding, if it is not gynecomastia, and if it is not a classically benign finding, आपने बायोप्सी करनी ही करनी है इसकी. और प्रॉब्लम यह है कि मेल पेशेंट्स यूजुअली लेट प्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट पे उनको वो मैस फील होता है, और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम जिस पॉइंट पे वो मैस फील होता है उस पॉइंट तक एक्सिलरी नोड की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी होती है. तो अब हम जो एक ब्रीफ समरी आज जो हमने चीज़ें सीखी वो क्या थी? कंपेयर राइट एंड लेफ्ट साइड्स एंड ओल्ड एंड न्यू फिल्म. उसके बाद गो थ्रू दी ACR पोस्टर फ्रीक्वेंटली एंड ट्राई टू रिपोर्ट यूजिंग दोज टर्म्स. जब आप प्रैक्टिस करें तो उसमें कोशिश करें कि उन टर्म्स में से मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें ऐड करें. बायरड 3 लीजन्स आर फॉलोड अप, और फॉलो अप पे फिर आप उनको अपग्रेड या डाउनग्रेड करते हैं डिपेंडिंग कि आपको क्या चीज़ नजर आई. उसी तरह बायरड 5 लीजन्स जो हैं दे हैव मल्टीपल फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी, नॉट जस्ट वन, एंड अ नेगेटिव बायोप्सी इज कंसिडर्ड एन अनोमली. आपने एक्सप्लोर करना कि बायोप्सी नेगेटिव क्यों आई, सही जगह से हुई बायोप्सी या नहीं, या बायोप्सी के बाद टिश्यू सही प्रिजर्व किया गया या नहीं, हिस्टोपैथोलॉजी सही की या नहीं, सही बंदे ने की या नहीं. ये सारी चीजें बायरड 5 में आप इतने श्योर होते हैं मैलिग्नेंसी के कि आप बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह मैं किसी और के ऊपर इल्जाम डाल दूंगा नहीं भाई ये बायोप्सी नेगेटिव नहीं हो सकती. Skin lesions calcifications can show up on mammograms and need to be ruled out. Fibroadenomas and phyllodes tumor can appear identical, so follow up is the answer. और large phyllodes जो है they are removed even if benign. और male breast में benign lesion can look malignant and malignant can look benign. If a lesion is worrisome, then you should go for biopsy. Thank you very much, sir. सर एक सवाल पूछना था प्लीज. जी जी जी. सर हम MRI पे भी बायरेट्स करते हैं? MRI पे भी बायरेट्स होता है, अल्ट्रासाउंड पे भी होता है और मेमो पे भी होता है. इनकी फर्क MRI है. की बायरेट्स सब फर्क है? तो ये तीनों चीजें जो है ना वो उस पहले इमेज में अगर हम देखें, ये इसमें MRI की अलग है, अल्ट्रासाउंड की अलग है और मेमोग्राफी की अलग है. और आप देखेंगे इसमें कितनी सारी मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि हम उसमें डाल सकते हैं. MRI अलग और MRI विद कंट्रास्ट अलग है. ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर. हेलो जी जी. सर, एक क्वेरी थी. वो हाँ जी. ABC को डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, काइंडली उसका भी थोड़ा सा बता दीजिए. ये 4A कब करना है और B कब करना है और C कब करना है? यस यस सर. इसका सबसे जो आसान तरीका है ना वो ये है कि रेडियोलॉजी असिस्टेंट एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ब्रेस्ट के अंदर बायराइड्स की उसमें एग्जैक्ट डिटेल लिखी हुई है कि 4A में क्या क्या चीज़ें डालनी है, B में क्या क्या डालनी है और C में क्या क्या डालनी है. मैंने इस पर काफ़ी सर्च की थी नेट के ऊपर, लेकिन मुझे सिर्फ इस साइट के ऊपर क्लियर कट ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये लीजन होगी तो ये किस में फिट करनी है. बाकी सारी जगहों के ऊपर वो ये तो बताते हैं कि A जो है वो लेस लाइकली है, B मॉडरेट है और C हाई है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो हाई में जाएगी और मॉडरेट में नहीं जाएगी या लो में नहीं जाएगी. वो रेडियोलॉजी असिस्टेंट के ऊपर उसने एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि ये चीज़ A में डालो, ये चीज़ B में डालो, ये चीज़ C में डालो. वो बहुत अच्छी उसके ऊपर ना उसने एक्सप्लेन की है. वो आप लोगों को सारा जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि वो आर्टिकल ज़रूर आप देखें रेडियोलॉजी असिस्टेंट के ऊपर कि जो बायराइड्स की ये डिटेल डिस्क्राइब करता है. अच्छा, इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ बायराइड 4 के बारे में. वो ये है कि वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अब्दुल्ला ने, कि ABC कैटेगराइज वाइज चीजें देख लें. एक बड़ी जो चीज है ना वो ये है, जब भी 4 का मतलब आ जाता है ना तो रेडियोलॉजिस्ट का ये कहना होता है कि आई डोंट नो इज दिस लीजन इज बेनाइन एंड आई डोंट नो इज दिस लीजन इज मैलिग्नेंट. ठीक है, वो यही कह रहा होता है बार बार कि मुझे नहीं पता ये क्या है. तो इसलिए ये बायोप्सी इसको हेल्पफुल होगी. बायोप्सी करेंगे तो पता चलेगा मैं कुछ नहीं कह पा रहा इसके बारे में. ये बिनाइन भी हो सकता है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी जहन में रखें कि 4 का मतलब ये होता है कि रेडियोलॉजिस्ट डोंट नो. और कोई क्वेश्चन? सर, जो लास्ट आपने जो मेल ब्रेस्ट का दिखाया है, तो फिर सर इसमें गाइनोकोमेस्टिया और सर मेल ब्रेस्ट जो मेल मैलिग्नेंट मैस है सर, उसमें फिर कैसे हम जाएंगे कि फिर हर केस में बायोप्सी कह देंगे? नहीं सर, गायनेकोमेस्टिया की ना कुछ होती हैं स्पेसिफिक फीचर्स. उसमें पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा टेंडरनेस की. जो मैलिग्नेंट मैस है वो टेंडर नहीं होगा, वो पेनलेस होगा. गायनेकोमेस्टिया एग्जैक्ट रेट्रोयूरल रीजन में होगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं हो सकता. जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कहीं भी हो सकता है. और एक और मेरे ख्याल में इसके अंदर था ये फीचर, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया की भी ना मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं. इंटरेस्टिंगली उधर ही रेडियोलॉजी सिस्टम के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है मेल ब्रेस्ट के ऊपर.
ठीक और है सर। वो भी इतने ज्यादा मेल ब्रेस्ट के केसेस नहीं होते ना, हमारे पास एग्जाम में इतने आते हैं, तो मैंने बस ये एज एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग लगा दिया था। लेकिन पॉसिबिलिटी है, वो आर्टिकल छोटा सा है, एक दफा उस पर नजर मार लें, वो आपको बता देगा कि क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेल ब्रेस्ट के एमआरआई के अंदर, ये मैमोग्राम के अंदर। और उसमें उसने ओके मुख्तलिफ पैटर्न ऑफ गायनेकोमेस्टिया भी दिखाए हुए हैं, जो कि वो जो मैंने अभी आपको पिछली ये तस्वीरें दिखाई थी, ये सारे गायनेकोमेस्टिया के मुख्तलिफ पैटर्न हैं जो कि मेलिग्नेंट लुकिंग है। तो ये एक दफा नजर इस पर मार लीजिएगा, तो ये आपकी क्वेरी इंशाल्लाह का आंसर दे देगा। सर, अल्लाह पाक ब्लेस यू। बहुत कुछ सीखा माशाल्लाह, एक्सीलेंट, इट वाज एन एक्सीलेंट क्लास डॉक्टर साहब, एंड अ जज़ाकल्लाह सर, लॉट ऑफ थैंक यू। प्रेयर्स आपसे रिक्वेस्ट की और आपने अल्हम्दुलिल्लाह वो मान ली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप इंशाल्लाह क्लासेस लेते रहेंगे सर। तो जी जी, बहुत कुछ इंशाल्लाह आपसे जरूर सीखते सर। हैं और और इंशाल्लाह बहुत हम शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी का कि मैंने जितना आप लोगों से सीखा है, उसके बाद मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं कुछ अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस चीज़ में। एक सर क्वेश्चन है कि किसी ने कहा कि मेमो पे क्वाड्रेंट्स बता दें, तो इसमें बड़ा आसान चीज़ है, आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि अपर और आउटर, ये आपने दो लफ्ज़ याद रखने हैं कि एमएलओ के ऊपर जो अपर होगा वो अपर है, और सीसी पे जो अपर होगा वो आउटर है। आपने सिर्फ अपर आउटर याद रखना है। एमएलओ में हमें पता है कि इसमें एक्जिला नजर आता है, लिहाजा इसके अंदर हम ब्रेस्ट को पेशेंट की साइड से देख रहे हैं, और सीसी के अंदर हमें एक्जिला नहीं नजर आता, लिहाजा इसके अंदर हम पेशेंट के हेड से देख रहे हैं। तो एमएलओ के अंदर तो हमें पता चल जाता है कि ब्रेस्ट जो है वो नॉर्मली हैंग करता है थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये चीज उसकी फ्लैट होगी लोअर सरफेस, और अपर सरफेस उसकी स्लांटेड होगी। तो इसमें तो इतना मुश्किल नहीं होता ये डिटरमिन करना कि ये अपर है और ये लोअर है। सीसी में प्रॉब्लम पड़ जाती है कि हमें समझ नहीं आती कि ये इनमें से कौन सी साइड मीडियल और कौन सी साइड लैटरल। तो अपर अपर और अपर आउटर, तो सीसी के अंदर जो अपर वाला पार्ट होगा वो आउटर क्वाड्रेंट होगा, और इनर वाला पार्ट जो है वो नीचे लोअर पार्ट जो है वो मीडियल क्वाड्रेंट होगा। जी। इसमें ना मैं सर एक चीज ऐड भी कर देता हूँ। ये जी जी बेसिकली ना एक ट्रिकी होता है, क्योंकि एग्जाम में ऑफ कोर्स आप काफी ज्यादा आप थोड़े परेशान भी होते हैं, तो ये चीजें ना जहन से निकलती हैं अगेन अगेन अगेन। तो इसके लिए ना एक ट्रिक ये याद कर लें कि जैसे कि ये एमएलओ व्यू है ना, एमएलओ व्यू है, तो एमएलओ में एल आता है ना, तो एल जो होता है वो लोअर। और दूसरी बात ये कि आपने निप्पल से ये जो स्टेनोक्लिडोमास्टाइड मसल है उसकी तरफ लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये जो एल होता है ना, एमएलओ का एल, वो हमेशा ये लोअर को शो करता है। एक एल से एमएलओ में एल याद कर लें, ठीक है, वो हमेशा जो लाइन से नीचे वाला क्वाड्रेंट होगा वो लोअर होगा। और अगर सीसी पे आप आए तो इसमें आप देखें कि ये बिल्कुल एक बॉल की तरह है, बॉल जिस तरह बॉल बिल्कुल राउंड होती है। तो बॉल में मैंने उस वक्त भी डॉक्टर अब्दुल्ला, शायद आपको याद हो, जी डॉक्टर जी अवैस लोग जब थे तो वो एक मैंने बताया था कि ये बॉल क्योंकि आउट स्विंग होती है और इन स्विंग होती है ना, आउट स्विंग और इन स्विंग, तो हमेशा ये आउटर से याद कर लें, आउट से, आउट स्विंग और इन स्विंग, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया। और एक तीसरी पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा, सम टाइम ब्रेस्ट का लिखा ही नहीं होता कि ये राइट है या लेफ्ट है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट है लेफ्ट है। तो उसमें ना एक चीज ये है कि एपेक्स देखनी चाहिए। ये एपेक्स जो है ना, अगर ये एपेक्स जो है ये लेफ्ट ब्रेस्ट की तरफ है तो ये राइट ब्रेस्ट हो गई, ठीक है। अगर यही एपेक्स इस तरह होती, क्योंकि ये एपेक्स फिर वो राइट ब्रेस्ट को शो कर, राइट ब्रेस्ट की तरफ होती, तो ये लेफ्ट ब्रेस्ट है। कहने का मतलब है कि अगर एपेक्स आपकी इस तरफ होगी तो ये राइट ब्रेस्ट होगी, अगर एपेक्स आपकी इस तरफ होगी तो ये लेफ्ट ब्रेस्ट होगी। तो समटाइम वो कह भी देते हैं कि फिल्म उठा के लगाएं, ठीक है, और उसके ऊपर अगर ब्रेस्ट लिखा ही ना हो कि राइट एंड लेफ्ट है, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि ये मैं राइट देख रहा हूँ, सीधी किस तरह फिल्म लगानी है। तो ये एक पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक सर, एक्सीलेंट पॉइंट। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह क्लास लेंगे आपसे। थैंक यू और बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, सर, अल्लाह पाक ब्लेस यू सर, इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।